अगर आपको लगता है भाषा का इतिहास बोरिंग टॉपिक है तो रुक जाइए। नेट हिंदी से इस बार और हर बार क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक से, 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे। तो आज हम आपके सामने पूरे 109 क्वेश्चंस की पूरी एक लिस्ट है, हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका जो भी यूनिट 1 में अभी तक हमने कुछ अगर छूट गया है आपके क्वेश्चन के माध्यम से वो भी आपका तैयार हो जाए। तो यूनिट 1 हम आज यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास का करेंगे। 109 क्वेश्चन मैंने बताया लगभग व्याख्या के साथ। ये 8 भागों में हमने डिवाइड करके इसको बनाया हुआ है। तो आज हम भाग 1 में भाषा, इतिहास और अपभ्रंश परिचय, इसके 30 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रेम सागर। और प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की। लल्लू लाल ने रचना की थी प्रेम सागर। और 1803 से 1805 के बीच खड़ी बोली गद्य की आरंभिक रचनाओं में से एक मानी जाती है। दूसरा है, भारतीय भाषाओं को संविधान में किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8th शेड्यूल में यानी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 344 और 351 से जुड़ी 8वीं अनुसूची में अब 22 पहले 14 थी बेसिक, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। तीसरा सवाल है, चक्र का चक्का होना किस ध्वनि का प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो ये समीकरण है। ठीक है। अगला है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय? मद्रास, चेन्नई में। तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1918 में स्थापित यह संस्था दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार करती है। ये दक्षिण में जैसे हिंदी भाषी लोग जितने नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे ये प्रचार करती है। अगला सवाल है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा जो है वो दोनों होठों से मिलने पर उच्चारित ध्वनि निकलती है। तो प, फ, ब, भ, म ओष्ठ कहलाती है, यानी ओठ से निकलने वाला है, तो ये ओष्ठ कहलाएगी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों में आते हैं अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। अगला सवाल देख लेते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली है? तो 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू होने की तिथि से ही जो है हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? तो पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। और गुलेरी जी ने ही अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को पुरानी हिंदी कहा है। अगला सवाल है, छ ध्वनि का उच्चारण का स्थान क्या है? तो छ जो है वो दांत, अगर आप जीभ का अगला भाग दांतों के से छू के निकलता है तो वो दंत है, यानी छ, ज, झ, ज, यहाँ जो है ये दांत वाली ध्वनियां है, तो दंत है। अगला है, सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया? तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि बौद्ध सिद्धों द्वारा जो रहस्यमय साहित्यिक भाषा का को ही जो है वो संघा भाषा कहा गया। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने किया है? तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल साकृत्यायन ने किया है। और इन्होंने किसको, सरहपा को जो है वो सबसे पहला कवि माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का उद्भव कब से माना जाता है? तो शुक्ल जी के अनुसार प्रकृति की अंतिम अवस्था, अपभ्रंश अवस्था से जो है वो ये हिंदी का साहित्य का उद्भव माना जाता है। तो शुक्ल जी के अनुसार संवत 1050 के आसपास हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं, अपभ्रंश के प्रमुख महाकवि कौन है? तो स्वयंभू। स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौमचर्यू। पौमचर्यू में क्या है? ये जैन लोगों की जो है रामायण है, एक तरीके से समझ लीजिए आप, या राम कथा है। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? तो मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। यह राजस्थान की उपभाषा के अंतर्गत कई क्षेत्रीय बोलियां आती हैं। कर्म जो शब्द है किस प्रक्रिया से बना है? तो कर्म शब्द जो है वो अंतस तत्सम शब्द से बना है।
अगला सवाल देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो गार्सादा तासी। पाणिनि ने पाणिनि ने किस ग्रंथ से भाषा का को एक रूपता दी? तो अष्टाध्यायी उनका ग्रंथ है। अगला सवाल है, आदिकालीन वीर रस रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वीर रस रचनाओं में जो है वो डिंगल का प्रयोग हुआ है। डिंगल होता है राजस्थानी वीर काव्य में डिंगल भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? तो कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो सब लोग जानते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से, यह हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाट्य शास्त्र में लोक भाषाओं को देश भाषा कहा। हिंदुस्तानी भाषा किन रूपों का मिश्रण है? तो हिंदुस्तानी भाषा जो है हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण है। शब्दानुसार के लेखक कौन है? हेमचंद जो है वो ये जैन विद्वान थे। अपभ्रंश व्याकरण के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं ये, और इनकी रचना है शब्दानुसार। वर्तमान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति मिली है? तो 22। 92 संशोधन 2003 के बाद 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। आपको अनुसूची याद रखना है कि संशोधन के बाद जो है वो 22 हुई हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो हम लोग जानते हैं ब्राह्मी से। तो पहले ब्राह्मी आई, फिर गुप्त, फिर कुटिल लिपि के क्रमिक विकास से देवनागरी जो है वो बनी है। अगला सवाल, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपभ्रंश के अंतिम रूप को ही हिंदी की पूर्व अवस्था के रूप में देखा गया। अब भाग 2 में हम लोग आ गए हैं। हमने देखिए 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ऐसे ही हम और फास्ट ट्रैक पे हम लोग और कवर करेंगे। तो भाग 2 में आ गए हैं संविधान, राजभाषा प्रावधान और अपभ्रंश का वर्गीकरण। इससे हमारे पास कुल टोटल जो है 16 क्वेश्चन आए हैं अब तक पेपर में, तो हम लोग इसको अब कवर करेंगे। तो पहला सवाल आ गया, संविधान में हिंदी राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343। इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। 92वां संशोधन हुआ है 2003 में। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जुड़ी हैं? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो है 18 से 22 बोलियां कर दी हैं अब। अगला है, सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के 8वें अनुसूची में जुड़ी? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में ये जो है ये सिंधी भाषा जुड़ी है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है वो 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो उसमें ये जुड़ी हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अगला सवाल है, भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश को कितने भेद माने हैं अपभ्रंश के? तो उन्होंने 7। कौन कौन से? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, भ्राचर, पैशाची, महाराष्ट्र, ये 7 भेद माने हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश के किन भाषाओं का विकास हुआ है? तो सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, गुजराती, इन सब का विकास हुआ है। मगधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? तो मागधी से किसका हुआ? बिहारी हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमिया का। अर्धमागधी से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का, जिसमें अवधी आती है। राजभाषा अधिनियम पारित कब हुआ है और संशोधित कब हुआ है? तो 1963 में जो है पारित हुआ है और 1967 में जो है संशोधित हुआ है। राजभाषा नियम कब बना और कार्यालयों में को किन वर्गों में बांटा? तो इस वर्गीकरण के आधार पर कोई अनिवार्यता अभी तय नहीं हुई है। तो 1976 में जो है ये नियम बना है और इसमें क, ख, ग वर्ग आते हैं। राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित हुआ? तो 1968 में ये पारित हुआ है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने का उद्देश्य से लाया गया था ये। राष्ट्रपति का भाषा आदेश कब जारी हुआ? तो 1960 में। हिंदी व अंग्रेजी दोनों में पत्राचार को बढ़ावा दिया जाए, ये तब आया था। राजभाषा आयोग का गठन हुआ है 1955 में। इस आयोग ने पारिभाषिक शब्दावली निर्माण जैसे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? हम लोग देख चुके हैं, आरंभ में 14 थी, बाद में जुड़ते जुड़ते संशोधन होते होते 22 भाषाएं जो हैं हो चुकी हैं। अब आरंभ में संविधान में जो है पहले ही बता दिया 14 भाषाएं थी।
अब भाग 3 में हम लोग आ गए हैं, जिसमें हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां आती हैं। इसमें ग्रियर्सन का क्या वर्गीकरण है, इस पर कुल 14 क्वेश्चन है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी क्षेत्र को की पश्चिमी सीमा किस शहर से मानी है, तो इन्होंने अम्बाला से मानी है। ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी क्षेत्र की पूर्वी सीमा कहाँ तक थी, बनारस तक थी। ग्रियर्सन ने किन 3 बोली समूहों को हिंदी के अंतर्गत नहीं रखा, तो किसको नहीं रखा है इन्होंने, बिहारी को, राजस्थानी और पहाड़ी को इन्होंने नहीं रखा है। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदेश की 5 प्रमुख उपभाषाएं कौन कौन सी है, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 उपभाषाएं मूलतः किन अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, तो ये महाराष्ट्री, तौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और पैशाची से जो है ये विकसित हुई हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी 5 बोलियां आती हैं, तो पश्चिमी हिंदी में आती है बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूर्वी हिंदी के 3 बोलियां कौन सी हैं, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, जिसको हम ढूंढाली भी बोलते हैं, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी की 4 प्रमुख बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने 3 में मांगा है, पश्चिम, मध्य और पूर्वी पहाड़ी। मध्य पहाड़ी में 2 बोलियां कौन सी हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी जो है किन जिलों में बोली जाती है, तो अल्मोड़ा, नैनीताल जो है कुमाऊनी प्रदेश जो है वहाँ बोली जाती है कुमाऊनी। पूर्वी पहाड़ी का क्षेत्र कौन सा है, तो नेपाल। अगला है भोजपुरी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है, तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये भोजपुरी भी बोली जाती है। अब भाग 4 पे हम लोग आ गए हैं, जिसमें हम देखेंगे ध्वनि, हिंदी ध्वनि विज्ञान, जिसमें स्वर, व्यंजन, उच्चारण के टोटल हमारे पास 17 क्वेश्चन है। देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। आ इ ई उ ए ओ, ये कुल 11 स्वर हैं। ह्रस्व स्वर में 4 है, आ ई उ री। दीर्घ में 7 है, आ ई उ ए ओ औ। क्लुप्त स्वर में ओम। क्लुप्त स्वर का उच्चारण क्या होगा, ओम। हिंदी में व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है, तो कुल 41 है। इसमें स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत व संयुक्त व्यंजन सारे ही इसमें शामिल हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 27, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, और जिसमें सारा, जिसमें का खा गा घा चा छा जा जना, ता था दा दा ना, पा फा बा बा मा, टा ठा दा दा ना। तो कुल मिलाकर जो है 27 स्पर्श व्यंजन है। आगत या विदेशी व्यंजन कौन से, इसमें ज, ज और फ, ये मूलतः अरबी फारसी से हिंदी में आई हुई ध्वनियां हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 होते हैं, क्ष, त्रिय, ज्ञ, क्ष। ये 2 व्यंजनों का मेल से बने हुए संयुक्त ध्वनियां हैं ये। अगला है अयोगवाह वर्ण में वर्ण कौन से होते हैं, तो जिसमें अंग, आहा रहता है, अनुस्वार और विसर्ग यानी कि। निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, तो प, द, फ जो है वो अल्पप्राण है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स किस वर्ग का व्यंजन है, तो स जो है वो दंत से। वर्णमाला की वर्णमाला की नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, तो ख और जो है वो ध्वनियाँ हैं। यारा लावा को अंतस्थ मध्यवर्ती क्यों कहा जाता है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों जो है गुण पाए गए हैं, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान बताने की परंपरा किन सूत्रों से जुड़ी है, तो ये पाणिनीय सूत्र से जुड़ी है। अब हम लोग भाग 5 पे आ गए हैं, जहाँ पर सब कवर ही होने वाला है पूरा। शब्द भंडार में हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं, तो टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं। शुरू करते हैं। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं, तो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। संस्कृत से बदलते हुए हिंदी में आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द, जैसे कि नदी, पानी, घर। अगला सवाल, व्युत्पत्ति अज्ञात क्षेत्रीय बोलचाल में बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे चटनी, ठेला, ये स्थानीय भाषाओं से आए हैं। विदेशी भाषाएं, जिसमें भाषाओं से आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द या विदेशी, जिसमें कागज, कमरा,
पेन, बोतल। बोतल जो है अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन बॉटल बोलते हैं, बोतल हिंदी में बोलते हैं, बॉटल इंग्लिश में बोलते हैं। दो या अधिक भाषाओं के शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। उत्तम उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं रेलगाड़ी। रेल जो है अंग्रेजी का वर्ड है, गाड़ी जो है हिंदी का वर्ड है, तो रेलगाड़ी। रूढ़ शब्द उपसर्ग या प्रत्यय के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। जो दो रूढ़ शब्दों को मेल से बनता है वो यौगिक शब्द बनता है। प्रधानमंत्री, जैसे प्रधान और मंत्री दो अलग को जोड़ देंगे तो एक शब्द बनेगा प्रधानमंत्री। हिंदी का शब्द भंडार मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 4, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कुर्सी और लोटा जो है वो विदेशी शब्द माने जाते हैं। अगला भाग हम लोग देखते हैं भाषा परिवार। इससे हमारे पास 9 क्वेश्चन है। भारोपीय भाषा परिवार को क्या कहा जाता है? और तो आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को कितने प्रमुख परिवारों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख और एक अन्य, जिसमें भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती और अंडमानी। भारत में सर्वाधिक भाषाभाषी किस परिवार से संबंधित है? तो भारोपीय आर्य परिवार से संबंधित है। द्रविड़ भाषा परिवार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या द्वारा बोला जाता है? तो लगभग 25%, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इसी परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी ये किस भाषा परिवार की हैं? तो ये भारोपीय यानी आर्य परिवार की हैं। भारोपीय परिवार का मूल स्रोत किसे कहा जाता है? संस्कृत को। संस्कृत से ही ग्रीक, लैटिन, जर्मन जैसी अन्य भाषाएं जो हैं वो संबंधित मानी जाती हैं। भारोपीय परिवार की कौन सी शाखा शतम वर्ग में आती है? तो भारत ईरानी शाखा। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को किस नाम से जाना जाता है? तो निषाद भाषा परिवार में। चीनी तिब्बती भाषा परिवार को और किस नाम से जानते हैं? तो किरात भाषा परिवार से। अब हम लोग भाग 7 में आ गए हैं, जिसमें मानक हिंदी राजभाषा और अन्य अवधारणाएं हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चन है इसके। पहला है मानक भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा का वह स्वीकृत रूप जो शिक्षा प्रशासन से प्रयुक्त हो। यह किसी बोली की तुलना में अधिक व्यापक व औपचारिक स्वीकृति रखता है। मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। देवनागरी लिपि हिंदी के अतिरिक्त और किन भाषाओं को लिखने में प्रयुक्त होती है? कि मतलब देवनागरी लिपि को और किस लिए कहाँ लिखने में प्रयोग किया जाता है? तो संस्कृत को लिखने में मराठी, नेपाली। ठीक है। अगला है सवाल, भारत के अतिरिक्त हिंदी किन देशों में बोली या पढ़ाई जाती है? तो मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, त्रिनिदाद में और गयाना में। अगला सवाल है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? तो 1975 में नागपुर में हुआ था। इसके बाद यह सम्मेलन समय समय पर विभिन्न देशों में आयोजित होता आ रहा है। भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या माना जा सकता है? तो भाषा का लिखित शासकीय रूप होता है और बोली जो है सीमित क्षेत्र तक रहती है। साहित्य और शासकीय मान्यता जो है वो भाषा की बोली से अलग करती है। हिंदी की सबसे छोटी इकाई बोली या लघुत्तम रूप क्या कहलाती है? तो व्यक्ति बोली। अब हम लोग भाग 8 यानी कि लास्ट भाग में हम लोग आ गए हैं, खड़ी बोली आंदोलन और हिंदी का मानकीकरण। इसमें 9 प्रश्न हैं कुल। पहला है आधुनिक मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? तो खड़ी बोली। दूसरा है खड़ी बोली को साहित्यिक सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। इन्होंने ही खड़ी बोली गद्य का व्यापक विकास किया है 19वीं सदी में। अगला सवाल है भारतेंदु के साथ खड़ी बोली को राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठा दिलाने का में किसका योगदान माना जाता है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दोनों विद्वानों ने खड़ी बोली को गद्य मध्यम भाग से गद्य के माध्यम को रूप को स्थापित किया। अगला सवाल है खड़ी बोली की प्रारंभिक गद्य रचना की नींव रखने वाले लेखक कौन है? लल्लूलाल, सदर मिश्र, ईसा अली खान। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर में प्रारंभिक गद्य रचनाएं लिखी। आप मुझे बताएंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है कमेंट सेक्शन में। खड़ी बोली के मानकीकरण में किस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का ही रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी हिंदी में गद्य लिखा नहीं जा रहा था। अंग्रेजों ने प्रशासनिक आवश्यकता से यहाँ हिंदी गद्य को बढ़ावा दिया था। मुस्लिम शासन काल में खड़ी बोली फारसी अरबी मिश्रण के किस रूप से विकसित हुई है? तो उर्दू से। यही सिद्ध करता है कि उर्दू की बुनियाद भी खड़ी बोली पर ही टिकी है।
उर्दू साहित्य के आरंभिक कवि कौन थे जिसकी रेखता शैली अपनाई? तो अमीर खुसरो जो है ये उर्दू साहित्य के आरंभिक कवि थे। भक्ति आंदोलन के दौरान किन बोलियों ने साहित्यिक समृद्धि पाई? तो किसने भक्ति आंदोलन, ये तो अलग आ गया है, अलग क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो भक्ति आंदोलन में कौन सी बोलियां जो है सबसे ज़्यादा थी? ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली, जिसमें कबीर, तुलसी, सूर जैसे कवियों ने अनेक बोलियों में रचनाएं की हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का आरंभ लगभग कब से माना जाता है? लगभग 1000 ईस्वी से। अपभ्रंश के बाद से ही आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास का दौर शुरू हो जाता है। तो अभ्यास आप लोग जारी रखिए, अभ्यास जारी रखिए। हमने आज 109 क्वेश्चन 8 भागों में हमने किया है, जो अब तक कभी ना कभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हिंदी के, यूजीसी नेट हिंदी के पेपर में। हम अगला वीडियो अब लेके आएंगे कल, और कल हम आप लोग के साथ शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी यूनिट 2 हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।